हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने एक से लेकर 4 तक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लिया था, उनके कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और बाकी पूरी एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश करेंगे 10 के 10 क्वेश्चन को। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है ना, तो प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट करनी है मुझे एक 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट मुझे इस तरीके से गिवन करके दे रखे हैं। एलिमेंट को निकालने के लिए मैं इन तरीकों का यूज करूंगी। तो पहले तो एक बात समझिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 भी तो ऐसा ही था, सेम इसी तरीके से था। यहाँ पर हमें 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स निकालनी थी, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर चेंज करके कितना बोल दिया है, 3/4 ऑर्डर की उसने मैट्रिक्स हमें बोलकर रखी है। 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स से वो किस तरीके से दिखाई देगी भाई, उसमें हमारे पास कितनी रो होंगी, उसमें मेरे पास रो तो होंगी तीन। तीन रो होंगी, फर्स्ट रो, ये मेरे पास सेकंड रो, और ये मेरे पास क्या होगी, थर्ड रो हो जाएगी। और उसमें मेरे को कॉलम कितने देखने को मिलेंगे, कॉलम चार। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम। मैंने ऐसा किस लिए कहा, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ पर जो मुझे मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, यहाँ आपको जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, वो आपको कितना दे रखा है, 3/4। 3/4 आपको ऑर्डर गिवन करके दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये है आपके पास नंबर ऑफ रो के बारे में बताता है। जो पहला नंबर होता है वो नंबर ऑफ रो के बारे में बताता है, और जो दूसरा नंबर होता है वो आपको नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बताता है। वो किसके बारे में बताता है, आपको नंबर ऑफ कॉलम के बारे में बताता है। तो नंबर ऑफ रो कितनी है मेरे पास, तीन। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं मेरे पास, चार। तो इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पर जब मैं एलिमेंट को लिखने की बात करूंगी तो एलिमेंट मुझे किस तरीके से देखने को मिलेंगे। जो ये वाला पोजीशन पर एलिमेंट होगा, ये मेरे पास होगा A11। ये वाला एलिमेंट मेरे पास क्या होगा, A12। और यहाँ होगा A13, A14। तो बेसिकली अगर पूरी मैट्रिक्स को मैं लिखूं तो वो मुझे कुछ इसी तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो मुझे कैसे दिखाई देगी, यहाँ A11, यहाँ पर A12, और ये आपके पास होएगा A13, A14। लिखने का तरीका भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर याद ना हो तो एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट रो है, ये मेरे पास है सेकेंड रो, और ये मेरे पास है थर्ड रो। और अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, सॉरी, ये आपको यहाँ पर दिखेगा, ये आपको दिखेगा, ये आपका है फर्स्ट कॉलम, और ये आपका है सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम, और ये हमारे पास है फोर्थ कॉलम। अब मुझे इस एलिमेंट के बारे में बात करनी है ना, इस एलिमेंट के बारे में। तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, देखो ये फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, A11। इसका A12, A13, इसी तरीके से ये हमने ब्रीफ में डिस्कस किया था। A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, ये मेरे पास A23 हो जाएगा, A24। द लास्ट रो इज A31, ये मेरे पास A32 होगा, और ये A33 होगा, और ये मेरे पास होगा A34। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब यहाँ पर आगे चलो थोड़ा सा। अब देखो, यहाँ पर है, ये मेरे पास है, ये हमें क्या हेल्प करेगा, यहाँ पर ये समझना जरूरी है। यहाँ पर एलिमेंट को बताने के लिए ही ये रूल दिया गया है कि आप जो एलिमेंट है ना, AIJ क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट को लिखने के लिए आप इसका यूज करोगे, मतलब AIJ आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, ये समझिए। मतलब वो कह रहा है जैसे जो भी AIJ है आपके पास, जो भी आप AIJ की वैल्यू लिखोगे ना यहाँ पर, वो आपके पास रूल क्या फॉलो करेगा, 1/2 मोड -3i प्लस में j। अब यहाँ पर समझो, जो ये इस तरीके से लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ अभी के लिए। जो यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है, हाँ, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या, ये वाली चीज, यहाँ पर ये वाला साइन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली हमारे पास होता है मॉडुलस का साइन। और आप ये बोल सकते हो कि मतलब जो भी आपके पास आउटपुट आएगा ना, वो ऑलवेज क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हमारे पास ये है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब समझिए, ये रूल है मेरे पास, इस रूल का यूज करते हुए मुझे सारी वैल्यूज को फाइंड करना है। अब यहाँ पर जब मैं वैल्यूज फाइंड करने जाऊंगी, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है A11 की। तो मुझे करना क्या होगा, i की जगह 1 से रिप्लेस करना है, और j की जगह भी मुझे 1 से ही रिप्लेस करना है। तो A11 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 1/2। देखो, -3 × 1, क्योंकि i और -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -3, और प्लस में j की वैल्यू क्या है, 1। तो -3 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, -2। -2 का मोड हमारे पास क्या आएगा, +2 ही आएगा।
और 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 1। तो A11 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 1 हो जाएगी। सिमिलरली जब आप A12 की वैल्यू को फाइंड करोगे तो A12 की वैल्यू देखो हमारे पास क्या होगी। A12 की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना होगा 1/2 और ये क्या होगा हमारे पास -3 और आई की जगह मुझे क्या रखना है 1 तो इंटू 1 बेसिकली यहाँ पर 1 और प्लस में फिर हमें 2 कर देना है क्योंकि जे की वैल्यू 1 है तो ये होगा y 1/2 -3 इंटू 1 -3 प्लस में 2 और ये वैल्यू होगी आपके पास -1 का मोड 1 ही आएगा और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/2। इसी तरीके से जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी A13 की तो देखो वो क्या होगा 1/2 -3 इंटू 1 और प्लस में हमारे पास वैल्यू क्या है जे की 3 तो ये -3 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 तो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। सिमिलरली जब आप वैल्यू फाइंड करोगे ना 821 की तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1/2 -2 इंटू 1 -2 और प्लस में 1 दिस विल बी इक्वल टू अगेन 1/2 -2 हाँ माइनस सॉरी -2 इंटू 1 ये हमारे पास होएगा -6 और ये यहाँ पर हमारे को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये वैल्यू होगी हमारे पास -6 -6 + 1 -5 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 5/2। 822 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास अगेन 822 हमारे पास अगेन क्या होगा देखो किस तरीके से निकालोगे 1/2 -3 इंटू 2 -6 प्लस में 2 -4 का मोड +4 और +4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 2। 823 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा आपके पास 1/2 और मतलब आपको करना क्या है -3 इंटू आई करना है ना तो -3 इंटू 2 कर दोगे आई की वैल्यू क्योंकि 2 है -3 इंटू 2 करोगे तो -6 और प्लस में क्या आएगा 3 तो जब आप उसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/2। इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज को निकालेंगे और इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे वो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। जो आपको फाइनल आंसर होगा ना वो देखो इस तरीके से लिखना है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। मैं आपके साथ लिख कर बता देती हूँ ताकि हमें पता हो कि हमें बोर्ड्स में या टेस्ट में किस तरीके से लिखना होगा। पहले आपने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली अब आप मैट्रिक्स देखो जिसकी जो पोजीशन है वहां पर बस आपको उस एलिमेंट को सब्सटीट्यूट करना है। अब आप यहाँ पर समझिए A11 की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आई थी जब ये मैंने निकाली थी 1 निकल कर आई थी तो यहाँ पर रख दिया आपने 1। A12 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 1/2 तो आपने लिख दिया 1/2। A13 की वैल्यू आपने निकाली कितनी आई है 0 तो यहाँ पर रखोगे आप 0। A14 की वैल्यू आपके पास हमने निकाली नहीं 14 की वैल्यू जब आप निकालोगे ना इसी तरीके से तो वो आपको देखने को मिलेगी 1/2 ठीक है। 821 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 5/2 जो हमने अभी निकाली है और 822 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 2। 823 की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 3/2। अब देखो हमारे पास किसकी वैल्यू बच गई थी 824 की वैल्यू निकालो 824 की वैल्यू क्या आएगी 1/2 और रूल क्या है हमारे पास -3 इंटू मतलब आई की जगह जब आप 2 रखोगे तो -6 और प्लस में क्या है 4 तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 1। A31 की वैल्यू निकालो A31 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 1/2 3 3 जा -9 प्लस में 1 तो 8 8 डिवाइड बाय 4 तो ये हमारे पास आएगा 4 तो ये वैल्यू हमारे पास होगी 4। A32 की वैल्यू जब आप निकालोगे मैं ये बाकी की वैल्यू को इरेज कर देती हूँ क्योंकि हमने ये लिख ली है ठीक है इसीलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। तो हमारे पास वैल्यू अब मुझे किसकी निकालनी है बेसिकली मुझे वैल्यू निकालनी है A32 की। A32 की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा और 3 3 जा 9 तो -9 हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 2 तो ये हमारे पास कितना होएगा 7 हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 7/2 तो 7/2 हो जाएगा ये यहाँ पर। इसी तरीके से आप वैल्यू निकालोगे A33 की तो जो होगा 1/2 और 3 3 जा -9 3 3 जा -9 -9 प्लस 3 -6 का मोड हमारे पास +6 आएगा और मोड को जब आप उससे डिवाइड करोगे 6/2 3 आएगा तो ये वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर क्या होगी 3 और A34 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वैल्यू होगी 1/2 और -3 इंटू 3 -3 इंटू 3 करोगे तो ये -9 प्लस में 4 आंसर आएगा आपके पास 5/2 तो ये हमारे पास होगा 5/2 ये हमारे पास 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी जो इसमें पूछा था। ठीक है पहला पार्ट आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। जो सेकंड पार्ट है ना वो भी सेम इसी तरीके से करना है लेकिन मैट्रिक्स तो हमें 3/4 ऑर्डर की ही बनानी है लेकिन इस बार रूल हमें ये यूज करना है 2i - j इसी तरीके से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लीव कर रही हूँ ताकि आप एक बार प्रैक्टिस कर सको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखो
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मुझे कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, उन चीजों को समझिए। क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिक्स को इक्वल करके दे रखा है, यहाँ पर हमें दे रखा है मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो उससे पहले हम कुछ समझते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी। ओके, आप मान लीजिए ए मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स है बी। ए और बी को आप कहोगे ए इक्वल टू होगा मेरे पास बी, बेसिकली ये वाली भी मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स है। इफ पहली कंडीशन तो होती है हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी शुड बी सेम, शुड बी सेम। आप कहोगे कि ये दोनों मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है ना, तो उनके ऑर्डर्स जो हमारे पास है, इनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, मतलब उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है ना, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी मेरे पास 2 by 2 ही होना चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 4 है ना, तो बी का ऑर्डर भी 2 by 4 ही होगा। ये चीज समझ में आई? ऑर्डर क्या होना चाहिए? पहले ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास क्या होता है? ऑर्डर सेम हो एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे पास क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और क्या कह सकते हो? सेम। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ये चीज समझिए। क्वेश्चन नंबर हमें मान लीजिए ये दे रखा है क्वेश्चन में कि A11 है, A12 है, A21 है और A22 है, और ऐसे लिख के दे दे कि ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। ये मैट्रिक्स हमारे पास इस मैट्रिक्स के इक्वल है, A12, और ये हमारे पास B21 हो गया और ये मेरे पास B22 हो गया। अब देखो क्या गिवन करके दे रखा है? गिवन करके दे रखा है बेसिकली, मान लीजिए ये मैट्रिक्स का नाम A है और ये मैट्रिक्स का नाम B है। ए और बी हमारे पास इक्वल है, तो ये क्या चीज कहेगा कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती है ना, तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे पास? सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 by 2 है और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 by 2 है, ऑर्डर तो सेम है, ये वाली चीज तो इसमें सेटिस्फाई कर दी। दूसरा, उसने जब दे रखा है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या चीज है भाई? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब मेरे पास है क्या? तो इसका मतलब है कि जब आप जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स देख रहे हो ए मैट्रिक्स में इस पोजीशन पर एलिमेंट क्या है? A11, और इस पोजीशन पर एलिमेंट क्या है? B11। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। A11 किसके इक्वल होगा? B11 के लिए। और A12 किसके इक्वल होगा? B12 के। सिमिलरली A21 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? A21 मेरे पास B21 के इक्वल होगा, और जो A22 है वो मेरे पास किसके इक्वल होगा? बेसिकली B22 के इक्वल होगा। ऐसा मैंने क्यों कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैट्रिक्स मेरे पास इक्वल दे रखी थी। अगर मैट्रिक्स इक्वल देगी तो वो इन दोनों चीजों को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा और उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे ना, वो दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ गई होगी आई थिंक कि क्या है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात कर रहे हैं, वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो हमें दे क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें ये दे रखा है यहाँ पर कि मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? मुझे वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस में से। अब देखो अगर आप क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ देखो, तो यहाँ पर इक्वालिटी का साइन लगा रखा है। इक्वालिटी का साइन का मतलब क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। मतलब मुझे गिवन में क्या दे के रख रखा है? मुझे गिवन करके दे रखा है इस तरीके से कि ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर 4 लिख दिया, यहाँ पर x लिख दिया, और ये हमारे पास 3 लिख दिया, ये मेरे पास 5 लिख दिया, और कह रखा है दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास किसके इक्वल है? ये मेरे पास इक्वल है y, और ये z, और ये मेरे पास 1 और ये 5। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मेरे पास इक्वल है। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं? तेरे कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। मतलब 4 इज इक्वल टू क्या होगा? y होगा, क्योंकि इनके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे? इक्वल होंगे। z इज इक्वल टू मेरे पास कितना होगा? 3 होगा। ये चीज समझ में आई? और x की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? 1 होगी। इस सीधे सिंपल तरीके से हम ये पता कर सकते हैं। अगर मुझे पता हो ना कि दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास सिंपल सा था। अब देखो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में उसने मुझे क्या गिवन करके दे रखा है? अगेन दो मैट्रिक्स को इक्वल करके दे रखा है। इस बार एंट्रीज क्या है? मेरे पास x प्लस वाई है यहाँ पर, और ये मेरे पास 2 है,
यहाँ मेरे पास 5 प्लस जेड है और यहाँ मेरे पास क्या है एक्स वाई है, और ये मेरे पास किसके इक्वल दे रखा है 6 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास 5 है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है 8 है। अब समझिए यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि बेसिकली ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, और मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब x प्लस वाई को 6 के इक्वल होना पड़ेगा। x प्लस वाई किसके इक्वल होगा भाई 6 के इक्वल होगा। दो तो दो के इक्वल है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगली इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर, अगली इक्वेशन बनेगी मेरे पास 5 प्लस जेड इज इक्वल टू मेरे पास 5 होगा, और उससे नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी मेरे पास एक्स वाई मेरे पास 8 के इक्वल होगा। अब समझिए ये जो दे रखा है आपको 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 होगा, यहाँ से मैं जेड की वैल्यू निकाल लूंगी, जेड क्या होगा 5 माइनस 5, तो जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई है 0, जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई है 0। अब यहाँ से समझ जेड की वैल्यू तो मेरे पास निकल गई, मुझे अब किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे एक्स वाई की वैल्यू और निकालनी है, वो मुझे इस इक्वेशन तो इस इक्वेशन से निकालनी है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई देखने को मिलेगा। मैं x की जगह यहाँ पर इसमें रख देती हूँ 6 माइनस वाई यहाँ पर, ठीक है। जब आप रखोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा 6 माइनस वाई तो इजी तरीके से आएगा इंटू वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मुझे देगा 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये मेरे पास क्या बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जिसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगी तो वो बन जाएगी वाई स्क्वायर, और जैसे नेगेटिव कॉमन ले लिया मैंने तो ये y या फिर -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस वाई स्क्वायर किसका बन जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर, और ये प्लस का 6y है माइनस का 6y है, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा -8, जो यहाँ के +8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मेरे को बेसिकली मिला क्या है, मुझे यहाँ से मिला है वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना है। अब इसको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे फैक्टराइज करोगे, आप देखो इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया y माइनस 4। इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है -2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या 0। तो हमारे को दो इक्वेशन देखने को मिली y माइनस 4 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो y की वैल्यू मेरे पास 4 होगी या फिर y की वैल्यू आपके पास 2 होगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या है 6 माइनस वाई है, मेरे पास x की वैल्यू क्या है, x मेरे पास है 6 माइनस वाई। जब आप y को 4 लेकर चलोगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2, और जब आप x को 2 लेकर चलोगे तो y को 2 लेकर चलोगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। दीज आर द पॉसिबिलिटी जो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, y की वैल्यू भी फाइंड कर ली, z की वैल्यू फाइंड कर ली। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x की वैल्यू हमारे पास आई है, अगर हम y की वैल्यू को 2 लेकर चल x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, y को जब 2 लेकर चल रहे हो तो x की वैल्यू 4 है, और z की वैल्यू तो फिक्स ही है, या तो हमारे पास ये है या फिर हमारे पास दूसरा आया है जब आप y की वैल्यू को 4 लेकर चल रहे हो तो x की वैल्यू हमारे पास 2y है और z तो हमारे पास 0 ही चल रहा है। इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है उसका मैं आपको हिंट दे देती हूँ, वो आप सॉल्व करोगे। मैं बता देती हूँ कि हम इसको टैकल कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो हमें क्या दे रखा है, उसी तरीके से ही दे रखा है। इस बार हमें ये इस तरीके की मैट्रिक्स दे रखी है, क्या गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हमारे पास है x प्लस में जेड, और ये है मेरे पास y प्लस में जेड। ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, और ये हमारे पास इक्वल में किसके दे रखा है, ये हमें इक्वल दे रखा है यहाँ पर 9, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7, ये गिवन करके मुझे गिवन करके दे रखा है। तो मुझे क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास इक्वल होते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू कितना 9 हो जाएगा, और x प्लस में z की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 5, और y प्लस में z की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी 7 होगी। क्लियर है ये चीज, ये सपोज कर लो इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं ना, क्योंकि काम तो मुझे वही करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। आप y प्लस जेड की जगह 7 रख दो तो आपको मिलेगा x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या 9। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 9 माइनस 7 दैट विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई,
अब आप जब इधर रखोगे तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी। z कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। और जब आप यहाँ रखोगे z की वैल्यू तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। z की वैल्यू कितनी आई है 3, तो ये हमारे पास क्या बनेगा y प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 7। और y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमारे पास यहाँ से हो जाएगी y की वैल्यू 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। इस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या गिवन करके दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, समझिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 में आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। दो मैट्रिक्स इक्वल दी गई है और हमें उनको इक्वल करके दो इक्वेशन बनेंगी और मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, याद करना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमसे कह रहा है कि ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैंने आपके साथ नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखो, मैट्रिक्स के टाइप हम पढ़ेंगे लेकिन अभी अब आ गया है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम किसी भी मैट्रिक्स को बोलते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। कब बनती है, क्या कंडीशन होता है वो समझिए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रो, अगर मेरे पास नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाते हैं तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनती है, स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है। एग्जांपल की हेल्प से हम क्या समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक मैट्रिक्स बनाई, यहाँ मैंने लिख दिया 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ रो कितनी है मेरे पास 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं मेरे पास 2। नंबर ऑफ रो की संख्या और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या मेरे पास सेम है, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास कैसी बन रही है, दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, एम हमारे पास एन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9, उसमें समझते हैं हमें क्या गिवन करके दिया गया है और हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। मतलब मुझे एक्स और वाई की वो वैल्यू बतानी है जिनकी जगह जब मैं रखूं तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जानी चाहिए, मुझे करनी है ना। तो देखो एक तो आपके पास तरीका बनता है कि आप इसमें ऑप्शन से जाओ भाई, पुट वगैरह कर लो। लेकिन अगर आप बिल्कुल अप्रोच से जाना चाहते हो तो हम देखो, क्योंकि पेपर में हमारे पास अगर हम एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं है। वो तो तब है जब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो आप किस तरीके से करोगे, वो तब की चॉइस है। अभी समझिए, वो कह रहा है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। मतलब एक्स और वाई की वो कौन कौन सी वैल्यू होंगी जो दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर देगी। कौन सी मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स है 3x प्लस में 7, दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास 5, तीसरी मैट्रिक्स है आपके पास y प्लस 1 और चौथी मैट्रिक्स है आपके पास 2 माइनस 3x। ये आपके पास पहली मैट्रिक्स है और ये किसके इक्वल हो जानी चाहिए, दूसरी मैट्रिक्स से। दूसरी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, वो है -2 और ये हमारे पास 8 और ये हमारे पास क्या है 4। हमें करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के हमारे पास इक्वल हो जाए। ठीक है, अब करो। अब दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा। मतलब 3x प्लस 7 को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। तो 3x हमारे पास क्या होगा -7 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -7/3। ठीक है, अब y हमारे पास क्या होगा, y -2 विल बी इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी 7। अब देखो क्या ये ऑप्शंस में है, क्या हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ से देखना, जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो आपको वैल्यू क्या देखने को मिल रही है, आपको यहाँ से वैल्यू देखने को मिल रही है 2, गलत लिखा है मैंने। ये आपके पास देखने को मिल रहा है जब आप इन दोनों एलिमेंट को इक्वल कर रहे हो, क्योंकि मैट्रिक्स इक्वल होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, ये आपको देगा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x एंड x की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी -2/3। अब देखो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, यहाँ से आप कह रहे हो x की वैल्यू -7/3 होनी चाहिए, यहाँ से आप कह रहे हो x की वैल्यू -2/3 होनी चाहिए। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, अब दो वैल्यू थोड़ी ना मिलेंगी, x की वैल्यू तो एक ही मिलनी चाहिए। तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व करने पे मुझे y की वैल्यू अलग अलग मिल रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमसे कह रहा है कि मुझे एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। तो मैं एक बार लिख लेती हूँ, उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, जो एलिमेंट आप डालने वाले हो ना, या तो वो 0 होगा या फिर 1 होगा, और कोई एलिमेंट उसके अंदर नहीं डाल रहे हो। ठीक है, अब देखो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओगे तो एलिमेंट क्या होंगे, A11 A12, यहाँ पर होगा A13, ये होगा आपके पास A21 और ये होगा आपके पास A22 A23 A31 A32 और A33। अब एक बात मुझे बताइए कि हर एलिमेंट की चॉइसेस कितनी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एलिमेंट की चॉइस कितनी है। A11 की जगह आप क्या भर सकते हो, या तो 0 फिल कर सकते हो या 1 फिल कर सकते हो। सिमिलरली A12 की जगह या तो आप 0 डालोगे या फिर 1 डालोगे। मैं सारे एलिमेंट को एक बार यहाँ लिखती हूँ, A11 A12 A13 A21 A22 और इसको हटा देती हूँ इसमें एक बार। 822 और ये मेरे पास है 823 A31 A32 A33। ठीक है, ये 9 एलिमेंट है। इस एलिमेंट के लिए चॉइसेस कितनी है, या तो आप 0 या फिर 1। यहाँ पर भी कितनी चॉइस है, 0 और 1। बेसिकली मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर 2 चॉइस है, यहाँ पर भी 2 चॉइस है। हर पोजीशन के लिए मुझे कितनी चॉइसेस देखने को मिल रही है, 2। और मुझे पूरी मैट्रिक्स बनानी है, इसलिए इन सबको क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी बार मल्टीप्लाई होगा ये, कितनी बार मल्टीप्लाई होगा ये होगा आपके पास 9 टाइम्स मल्टीप्लाई। क्यों 9 टाइम्स होगा ये समझिए, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 9। तो इसलिए 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 की पावर 9। और 2 की पावर 9 हमारे पास होता क्या है, 512। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक आपको सभी को ये एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गई होगी। फर्स्ट पार्ट मैंने कल अपलोड किया था और सेकंड पार्ट आज अपलोड हो चुका है, ये अब आपने देख लिया होगा। अगले में हम पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।